नमस्कार, जनादेश 2024 में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक सिन्हा आपके साथ। लोकसभा चुनाव का झारखंड में तीसरा चरण, देश में आज सातवां चरण समाप्त हो गया है। क्या आएंगे नतीजे, क्या होगा, किस दल के साथ, अब ये बता पाना मुश्किल है, लेकिन दिलचस्प भी है। अगर झारखंड की बात करें तो आज रांची, जमशेदपुर, गिरिडीह और धनबाद में लोकसभा चुनाव संपन्न हुए, लेकिन आंकड़े चौंकाने वाले हैं कि सबसे कम मतदान का प्रतिशत शाम 5 बजे तक जो आंकड़े मिले हैं वो रांची का था। रांची जो राजधानी है झारखंड की, जहां लोग, शिक्षित लोग, कामकाजी लोग आकर बसते हैं, वहीं का आंकड़ा सबसे कम था। और इसके बाद धनबाद में भी वोटिंग आंकड़े बहुत कम थे। महज जो 5 बजे के आंकड़ों की बात करें तो 58.90% धनबाद का आंकड़ा था और 58.73% रांची का आंकड़ा था। गिरिडीह की बात करें तो गिरिडीह में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई, 64% के करीब गिरिडीह की वोटिंग बताई जा रही। लेकिन ये 5 बजे के आंकड़े हैं और आंकड़े बदलते रहते हैं पल पल। 7 बजे फिर कोई आंकड़ा आ सकता है। पोस्टल बैलेट की गिनती बाकी है, अभी कई सारी चीजें हैं, तमाम चीजें हैं, कई जगह से डिटेल्स आने बाकी होंगे। लेकिन इन तमाम कवायद में, ये जितनी भी कवायदें हैं, इन तमाम कवायद में एक जो रोचक तथ्य है कि सीधा मुकाबला एनडीए और आईएनडीआईए के बीच रहा। गिरिडीह की बात करें तो थोड़ा त्रिकोणीय बताया जा रहा है, लेकिन रांची को समझना होगा कि क्या रांची में भी त्रिकोणीय मुकाबला हुआ है, क्योंकि रांची में सबसे ज्यादा वोट ईचागढ़ में गिरे हैं। देखिए पहले ये रिपोर्ट, फिर करेंगे चर्चा अपने अतिथियों के साथ। छठा चरण, किसका दम, कौन बेदम। छठे चरण में देश के 58 सीटों पर वोटिंग। झारखंड की 4 सीटों पर 61% से ज्यादा मतदान। छठे चरण में देश की 58 सीटों पर मतदान खत्म हो गया। झारखंड की 4 सीटों पर 61% से ज्यादा वोटिंग हुई। रांची, जमशेदपुर, धनबाद और गिरिडीह में शांतिपूर्ण मतदान संपन्न हुआ। लोकतंत्र के महापर्व में आम से खास तक ने भागीदारी निभाई। झारखंड की 4 सीटों पर 61.41% मतदान। रांची में सबसे कम 58.73% वोटिंग। गिरिडीह में सबसे ज्यादा 64.75% मतदान। धनबाद में 58.90%, जमशेदपुर में 64.30% वोटिंग। गिरिडीह पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए 64.75%, धनबाद पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी 58.90%, रांची पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी 58.73%, जमशेदपुर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी 64.30%, एवरेज 61.41%। 2019 में जमशेदपुर में 66.66%, गिरिडीह में 65.93%, धनबाद में 59.60% और रांची में 64.40% मतदान हुआ था। वहीं 2024 में शाम 5 बजे तक देखें तो विधानसभा वार मतदान प्रतिशत रांची लोकसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा वोटिंग ईचागढ़ में 75.96% और सबसे कम कांके में 54.61% मतदान हुआ है। वहीं हटिया में 55, खिजड़ी में 57.01, रांची में 54.90 और सिल्ली में 62.45% वोटिंग हुई। धनबाद लोकसभा क्षेत्र में विधानसभा वार वोटिंग आंकड़े की बात करें तो शाम 5 बजे तक चंदन कियारी में सबसे ज्यादा 70.50% और बोकारो में सबसे कम 49.50% मतदान हुआ है। वहीं धनबाद में 54.43, झरिया में 54.49, निरसा में 65.55 और सिंदरी में 68.16% वोटिंग हुई है। गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा डुमरी में 67.19 और सबसे कम बाघमारा में 60.03% मतदान हुआ है। वहीं बेरमो में 62.75, गिरिडीह में 63.71, गोमिया में 65.50 और टुंडी में 68.16% वोटिंग हुई। जमशेदपुर लोकसभा क्षेत्र में पोटका विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा 70.70% और जमशेदपुर पश्चिम में सबसे कम 56.34% मतदान हुआ है। वहीं बहरागोड़ा विधानसभा क्षेत्र में 70.25, घाटशिला में 68.16, जमशेदपुर पूर्वी में 56.66 और जुगसलाई में 67.59 वोटिंग हुई।
रांची, जमशेदपुर, धनबाद और गिरिडीह में मतदान संपन्न होने के साथ ही 11 सीटों पर वोटिंग खत्म हुई। अब 7वें चरण में संथाल की 3 सीटों पर 1 जून को वोट डाले जाएंगे। 1 जून को गोड्डा, दुमका और राजमहल सीट पर वोटिंग होगी। 21 लाख, साढ़े 21 लाख वोटर में लगभग 14-15 लाख लोगों ने वोट डाला है और पिछली मरतबा 12 लाख लोग लगभग वोट डाले, इस बार 3-4 लाख एक्स्ट्रा वोट पड़ा है। तो ये नए वोटर्स मोदी की गारंटी, और हम कह सकते हैं कि मैं मतदाताओं को न्यूज़ 11 की ओर से बहुत साधुवाद और धन्यवाद देना चाहूँगा कि जनता ने मजबूत भारत और विकसित भारत के निर्माण के लिए वोट किया है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति आस्था और विश्वास प्रकट करने का कार्य किया है। 4 सीटों पर मतदान संपन्न होने के बाद सभी पार्टियों ने जीत का दावा किया है, लेकिन छठे दौर में किसका जोर रहा ये तो 4 जून को ही पता चलेगा, जब ईवीएम खुलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। छठा दौर, किसका जोर, देखना दिलचस्प होगा कि आखिर किसका जोर इस बार दिखाई पड़ता है। रुक करते हैं अपने अतिथियों का, पहले स्वागत करते हैं सभी का। झामुमो से हमारे साथ धीरज दुबे जी जुड़े हैं। धीरज जी स्वागत है आपका। कांग्रेस से ऋषिकेश सिंह जुड़े हैं। ऋषिकेश जी स्वागत है आपका। आजसू से परवाज खान साहब जुड़े हैं। परवाज जी स्वागत है आपका। और भाजपा से प्रतुल शाहदेव जी जुड़े हैं हमसे। प्रतुल जी स्वागत करते हैं आपका। आप चारों अतिथियों का स्वागत। सवालों की शुरुआत प्रतुल शाहदेव के साथ। रांची को भाजपा का गढ़ माना जाता है, ऐसे में 64.40% 2019 के आंकड़े बता रहे हैं और अभी के आंकड़े बता रहे हैं 58.73%। प्रतुल जी, पोलिंग कम हुई है, शिकन आ रहा है चेहरे पे क्या? नहीं, देखिए, मैं आपको इलेक्शन कमीशन के साइट का रीसेंट अपडेट बता देता हूं। जो आपने बताया जी, उसके बाद का 2-4% सब जगह बढ़ा हुआ है। रांची में 60.1% हो गया, जमशेदपुर में 66.79, गिरिडीह में 66.72 और धनबाद में 59.2%। ये इलेक्शन कमीशन का ऑफिशियल अपडेट है और ये अप्रोक्सीमेट ट्रेंड है। लेकिन एक जो अब रांची की बात करें तो रांची में जैसा आपने बताया बिल्कुल सही, ईचागढ़ में जो वोटिंग है वो और बढ़ गया है 76.55%। और आपने सही कहा, सबसे कम वोटिंग जो है वो कांके की बात करें, रांची की बात करें, पर सबसे कम वोटिंग कांके में हुई है 54.61%। असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी की अगर हम बात करते हैं, गिरिडीह में अगर आप बात करें तो आपको अपडेट दे दे, टुंडी में सबसे ज्यादा 70.99% वोटिंग हुई है और सबसे कम वोटिंग वहां हुई है बाघमरा में 64%। जमशेदपुर की बात करें तो जमशेदपुर में जो कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं इसमें सबसे ज्यादा पोलिंग बारागोड़ा में हुई है 77%। और जो सबसे कम पोलिंग हुई है वो जमशेदपुर वेस्ट यानी 57.1%। लास्ट डेटा मैं आपको शेयर कर देता हूं, मैंने ये शेयर किया था आपके साथ। धनबाद चलते हैं। धनबाद में जो सबसे ज्यादा पोलिंग हुई है वो चंदन क्यारी में हुई है 70.5% और जो सबसे कम पोलिंग हुई है बोकारो शहर में हुई है 49.5%। तो ये प्रतुल जी, ये तो टोटल आंकड़ा हो गया, लेकिन रांची को और धनबाद को भाजपा का गढ़ माना जाता है। गढ़ में सेंधमारी हो गई है क्योंकि धनबाद का भी वोटिंग परसेंटेज गिरा है, रांची का भी गिर गया है। देखिए, मुझे लगता है पोस्टल बैलेट्स को इसमें जोड़ा नहीं गया और बहुत सारी जगह से ईवीएम है। पिछली बार आप लोगों ने कहा था कि ईवीएम दूसरे दिन नहीं आते। हम लोगों ने तस्वीरें देखी थी कि जो बहुत दूर क्षेत्र होते हैं वहाँ पे मॉर्निंग में एयरलिफ्ट किया जाता है, शाम 5 बजे के बाद में वहाँ से निकलना मुश्किल होता है, हेलीकॉप्टर की लैंडिंग मुश्किल होती है। तो ये जो चारों क्षेत्र हैं ये नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं। तो मुझे लगता है फाइनल आंकड़े आने चाहिए, लेकिन सच में बहुत बहुत प्रयास किया। आप लोगों ने भी अपील की, हम लोगों ने भी अपील की, इलेक्शन कमीशन ने भी अपील की, लेकिन ये जो वोटिंग परसेंटेज है इसको थोड़ा और होना चाहिए था। पर इसके पीछे एक जो नॉर्मल फेस्टोलॉजिस्ट, जो इलेक्शन स्पेशलिस्ट है, वो कारण मानते हैं कि जहां कोई कांटे का टक्कर होता है, यहाँ जहां कोई उम्मीदवार पूरी जोर लगाता है, वहां वोटिंग परसेंटेज में अप्रत्याशित वृद्धि होती है। जैसे मैंने आपको पिछली बार भी चैनल में कहा था कि मानते हैं कि कांटे में कांटे का टक्कर है, हालांकि एडवांटेज वहां पर बीजेपी को ही है, लेकिन कांटे का टक्कर हुआ तो देखिए वहां वोटिंग परसेंटेज बढ़ गया। लेकिन उसी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो वोटिंग परसेंटेज कम हो गया। तो ये साफ दिखा रहा है कि जहां जनता को लगता है वोटिंग नहीं है, खास करके विपक्षी खेमे में जब ये मैसेज चला जाता है कि साहब यहाँ हमारा मुकाबला ज्यादा नहीं है और यहाँ हम टिक नहीं रहे, तो वो हथियार डाल देते हैं और एक तरीके से
प्रतिस्पर्धा की कमी के कारण ये वोटिंग परसेंटेज गिरता है। लेकिन जो भी कारण रहा, इसके दूसरे सिरे भी हैं। जो पहला सिरा है वो ये है कि शहरी क्षेत्रों में मतदान कम हुआ है, ग्रामीण क्षेत्रों में मतदान ज्यादा हुआ है। शहरी क्षेत्रों के वोटर्स जो शिक्षित होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, योजनाओं को समझते हैं, जो योजनाओं का लाभ ले पाते हैं या उसका यूटिलाइजेशन कर पाते हैं, वो लोग घर से नहीं निकले, वोट देने नहीं आए। लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्रों के वोटर्स हैं, जहां तक सुविधाएं पहुंचती है या जहां और कई तरीकों से वोटर्स को लाया जाता है मतदान केंद्रों तक, वहां तक वोटर्स पहुंचे हैं। ये किसके लिए चिंता की बात है? ये तो एनडीए और आईएनडीए को इसका फैसला करना है। आता हूं प्रतुल जी आपके पास। पहले धीरज दुबे का रुख करता हूं। धीरज, गिरिडीह में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है। प्रतुल जी के आंकड़े में अगर कुछ परसेंटेज और बढ़ा दें, हालांकि मेरे पास अभी वो ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं आए हैं, 64% से ऊपर गिरिडीह में मतदान बताया जा रहा है। क्या लगता है, मथुरा महतो मारेंगे दावा, ताल ठोकेंगे, मथुरा महतो निकाल कर ले जाएंगे ताज, सीपी चौधरी अपनी सीट पर बने रहेंगे, या तीसरा फैक्टर भी कोई काम कर रहा है, जयराम का नाम का फैक्टर, कि उसको भी कुछ वोट मिले हैं अलग से? देखिए, अब तो ये चिंता का विषय नहीं रह गया। मतदान हो गई, जनता ने अपना मत को जो है वो मत पेटी में कैद कर दिया है। और जो रुझान है आप ही के चैनल के माध्यम से और हमारे साथी प्रवक्ता भाजपा के जो है प्रतुल जी के माध्यम से जो सुनने के लिए मिल रहा है कि टुंडी में अधिक वोटिंग हुई, बागबारा में कम हुई। यानी टुंडी तो एक तरह से मथुरा प्रसाद महतो का ही विधानसभा क्षेत्र है और बाघमारा जो है वो ढुल्लू महतो जी का है। अगर वहाँ कम होता है तो क्यों कम होता है, ये भाजपा के प्रवक्ता और हम लोग भी समझ रहे हैं। टुंडी अगर अधिक हो रहा है तो क्यों हो रहा है। वही जमशेदपुर में जहाँ बहरागुड़ा की बात हो रही है, जहाँ से हमारे समीर मोहंती जी प्रत्याशी विधायक भी हैं अभी वर्तमान में, और वो प्रत्याशी भी हैं लोकसभा में, वहाँ सबसे अधिक वोटिंग हुई है। जमशेदपुर पश्चिमी में वोटिंग प्रतिशत जो है वो कम हुआ है। तो इससे साफ समझ में आ रहा है कि जहाँ जो कंस्टिट्यूएंसी विधानसभा का असेंबली कंस्टिट्यूएंसी है, जहाँ के वो प्रत्याशी हैं, वहाँ पे वोटिंग प्रतिशत अधिक हुआ है। और रही बात शहर की, अभिषेक जी, तो इसमें 2-3 चीजें मुझे जो लगता है, एक तो कड़ी धूप की वजह से, दूसरा है कि एक 10 साल जब सत्ता में कोई पार्टी होती है और लोगों को लगता है कि नहीं वो अपेक्षा को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, जबकि बातों पर और व्यर्थ चीज़ों पे है जो राजनीति ज़्यादा हो रही है, उन मुद्दों को छूने का प्रयास नहीं किया जा रहा है जो लोगों के मूलभूत सुविधाओं से जुड़ा है या जो जरूरत है देश की, बल्कि वैसे मुद्दों को टच किया जा रहा है जिसको बात से कह सकते हैं अर्थ का अनर्थ निकाला जा रहा है, बात का बतंगड़ बनाया जा रहा है और मुद्दों के जगह पे बकवास की जा रही है। तो लोगों में एक उत्साह का कमी दिख रहा है और शहर में ये ज्यादातर देखने को मिल रहा है। शहर के लोग, मुझे लगता है कि जैसे आज सुबह में चैनल पर एक संवाददाता आपके बता रहे थे कि शहर में लोग सैटरडे को आज जो मतदान के लिए छुट्टी मिली थी और कल संडे है तो उसको एंजॉय करने के लिए भी कुछ लोग निकल जाते हैं। तो इस तरह की अगर धारणा बन रही है तो ये लोकतंत्र के लिए चिंता का विषय है। और वोट प्रतिशत गिरने और वोट प्रतिशत बढ़ने से मुझे नहीं लगता है कि इसमें परिणाम में बहुत अंतर समझ में आते हैं। कई बार ऐसा हुआ है कि वोट प्रतिशत गिरा है और सरकारें बदली हैं, कई बार ऐसा होता है कि स्थिर भी रही है। तो मुझे जो है परिणाम से पहले का आकलन पर बहुत भरोसा नहीं होता है। धीरज जी की एंटी इनकम्बेंसी जिसको कहते हैं, जब सत्ता के खिलाफ जनता उतरती है तो वोट प्रतिशत हमेशा बढ़ती है, ऐसा राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं। आपको ले चलते सबसे पहले के रवि कुमार ने क्या कहा है और एवी होमकर ने क्या कहा है चुनाव को लेकर, चुनाव संबंधित सुरक्षा को लेकर और चुनाव संपन्न होने के बाद। हम लोग का झारखंड में फेज 6 पोलिंग है, सभी जगह पर चारों पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में पीसफुली कंप्लीट हुआ। अभी वो वर्तमान में अभी पूरा झारखंड का 62.13% है। आपका गिरिडीह 65.44, धनबाद 58.90, रांची 58.73, जमशेदपुर 66.79। इसमें थोड़ा सा बढ़ोतरी होगी, वो चेंजेस फाइनल फिगर 2019 का कंपैरेटिव 2019 का डेटा बोल पाएंगे। इसी डेटा में आपका वो पोस्टल बैलेट इंक्लूडेड नहीं है, कारण ये ईवीएम का डेटा, ईवीएम का एंट्री का डेटा है, वो भी अप्रॉक्सीमेट वो ट्रेंड कैलकुलेशन है। गिरिडीह में 2 एफआईआर फाइल हुई थी, रांची में 1, जमशेदपुर में 1। इसमें एक पार्टी के द्वारा वो मतदाता पर्ची में उनका वोटर स्लिप में उनका सिंबल वगैरह नहीं लगाना था, वो प्रॉब्लम का लेकर 3 एफआईआर हुई थी। एक एफआईआर में आपका रांची में वो पैलेट यूनिट में एक मतलब एक स्टिकी आइटम का लगा दिया था, चिप्स आइटम लगा दिया उसी का। फिर एक आदमी वो अंदर मोबाइल का लेकर जाके सेल्फी खींच। में आज जो 4 लोकसभा क्षेत्र में जो चुनाव हुआ, इसमें कुल 6 जिले मुख्य रूप से जिनमें चुनाव हुआ था। सभी जगह से अभी तक
पूर्णतः शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न होने का रिपोर्ट प्राप्त हुआ है। कहीं भी कोई मेजर वायलेंस की या विधि व्यवस्था की कहीं भी कोई समस्या उत्पन्न नहीं हुई है और सभी जगह से पीसफुल वोटिंग की रिपोर्ट्स अभी तक आई है। जैसा कि आपको पता है कि इस फेज़ में झारखंड के जो मुख्य जो अर्बन सेंटर्स है, रांची, धनबाद, जमशेदपुर और बोकारो में भी शहरी क्षेत्रों में चुनाव था। सभी शहरी क्षेत्रों से जो रिपोर्ट्स आए हैं वो पूर्णतः पीसफुल वोटिंग के हैं। अभी अभी आपने सुन लिया अधिकारियों ने क्या कहा। एक बार फिर रुक करते हैं अपने अतिथियों का, चलते हैं कांग्रेस से। ऋषिकेश जुड़े हैं हमारे साथ। ऋषिकेश, गठबंधन में कांग्रेस ने रांची और धनबाद की सीट चुनी। दोनों जगहों को, दोनों स्थानों को भाजपा की मांद माना जाता है और इस मांद में आप लोगों ने जो प्रत्याशी दिए, कांग्रेस से जो प्रत्याशी दिए, दोनों फ्रेश प्रत्याशी दिए जो राजनीति में पहले से सक्रिय नहीं थे, जबकि दोनों ही तरफ से भाजपा के जो प्रत्याशी उतरे, एक तरफ से संजय सेठ एक टर्म के सांसद उतरे, दूसरे तरफ से ढुल्लू महतो जो 3 टर्म के विधायक रहे हैं। क्या लगता है, वोटिंग का परसेंटेज बता रहा है कि 2019 की तुलना में वोटिंग कम हुई है? रांची में तो ताबड़तोड़ वोट गिर गए, 4% के करीब करीब नीचे गिरे हुए हैं। अभी किसको फायदा, किसको नुकसान? अभिषेक जी, रांची और धनबाद में हमने आधी आबादी को टिकट देने का काम किया। आधी आबादी मतलब महिलाओं को टिकट देने का काम किया। और आप देखेंगे कि 4 जून को दोनों महिलाएं भारतीय जनता पार्टी के किला को ध्वस्त कर देंगी। और इस बार का जो वोट हुआ है थोड़ा कम जरूर हुआ है, लेकिन लोगों में उत्साह था, महापर्व मनाया लोगों ने, और भी मनाना चाहिए था। उम्मीद था कि ये 70-75% जाता तो लोकतंत्र और मजबूत होता। सारे लोग वोट क्यों किए? महंगाई को, बेरोजगारी को, तानाशाही को, अन्याय को मिटाने के लिए किए। और कांग्रेस पार्टी लगातार कैंपेन चला रही थी कि बढ़ चढ़ के मतदान करिए, महागठबंधन को जिताइए, ताकि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खुल सके। दुकान, हाँ। वहीं दूसरी तरफ एनडीए और भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या कर रहे थे? इसलिए आम लोगों का सरकार चुनना होता है, मैंगो मैन का सरकार चुनना होता है, और एनडीए और भाजपा के लोग मोगेम्बो मैन का सरकार बनाने के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। तो दोनों तरफ अंतर था। एक तरफ मोगेम्बो मैन का सरकार बनाने का प्रयास था और दूसरी तरफ नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने की बात हम लोग कर रहे थे। और आप देखेंगे कि चारों सीट अभी एनडीए के खाते में है, लेकिन 4 जून को चारों सीट इंडिया गठबंधन के खाते में आएगी और बड़ी बहुमत से आएगी। आपने देखा होगा कि वहां के प्रत्याशी काफी हताश हो चुके थे, कई तरह की बात करने लगे थे। इनकी हताशा तो छोड़ दीजिए अभिषेक जी, 1 मिनट का समय लूंगा। इनकी हताशा तो छोड़ दीजिए, पूरी कीजिए। नहीं, एक मिनट। प्रधानमंत्री जी की भी भाषा बदल गई। म से मोदी होता है, उन्होंने भाषा कहां से स्टार्ट किया था? म से मछली, म से मटन, म से मुर्गा, म से मुसलमान, म से मंगलसूत्र। और आज की भाषा क्या है? म से मुजरा। प्रधानमंत्री जी, म से मर्यादा होता है। कम से कम प्रधानमंत्री पद की मर्यादा रखते और इस तरह की भाषा का उपयोग आपको नहीं करना चाहिए था। विकास पर वोट मांगना चाहिए था, 10 वर्षों के कार्य पर वोट मांगना चाहिए था, लेकिन मुजरा पर वोट मांग रहे हैं, मुसलमान पर वोट मांग रहे हैं, मंगलसूत्र पर वोट मांग रहे हैं। देश की जनता 7वां चरण में भी इसका सबक सिखाएगी। 7वें चरण में भी सबक सिखाएगी। लेकिन साहब, मोहब्बत की दुकान मत खोलिए, नहीं तो मोहब्बत बेचने का पैसा लेना पड़ेगा आपको। दुकान में चीजें बिकती है, मोहब्बत का मकान बना दीजिए। क्या नफरत का ज्यादा अच्छा जैसे भाजपा नफरत फैलाती है, हम लोग भी नफरत फैलाएं। हिंदू मुसलमान में नफरत फैलाते हैं, जवान और किसान में नफरत फैलाते हैं लोग। चलिए लौटते हैं डिबेट पे लौटते हैं। परवाज, बिल्कुल क्वेश्चन उलझा के हम लोगों से ज्यादा टॉपिक परवाज खान जुड़े हुए हमारे साथ आंसू से। परवाज, गिरिडीह से लड़ रहे हैं चंद्र प्रकाश चौधरी साहब और जमशेदपुर से लड़ रहे हैं विद्युत बरण महतो साहब। चंद्र प्रकाश चौधरी जहां से लड़ रहे हैं वहां कुर्मी वोट को साधने की एक जद्दोजहद दिखाई दी, लेकिन जो भी दोनों प्रत्याशी उतरे, मथुरा प्रसाद महतो हो या जयराम महतो हो, वो भी कुर्मी थे। तो कुर्मी वोट कहीं ना कहीं इधर उधर हुआ वहां से, जो आंकड़े बता रहे हैं। लेकिन जो मैंने पहले कहा, एंटी इनकम्बेंसी जब होती है तो वोटिंग परसेंटेज बढ़ जाते हैं। गिरिडीह में वोटिंग परसेंटेज बढ़ गए हैं, कैसे देखते हैं इसको? धन्यवाद अभिषेक जी। देखना क्या है, लोकतंत्र में मतों का जो मताधिकार का प्रयोग करते हैं जनता ही मालिक रहती है। और ये जो गिरिडीह में जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, माननीय श्री चंद्र प्रकाश चौधरी जी को देखते हुए लोगों को उनका लगा कि उनकी लड़ाई वो लड़ रहे हैं,
जो 100 सालों से नहीं था, जो 7 जिला जो विस्थापित का दंश झेल रहे थे, उसके लिए जो ट्रिब्यूनल लाए और माननीय चंद्र प्रकाश चौधरी को गिरिडीह की जनता चुनेगी, क्योंकि उनकी लड़ाई को अंतिम रूप वही दे सकते हैं। इसके लिए वो देखें, क्योंकि 740 बूथ हो चाहे 30 पंचायतें हो, सब ने मिलकर माननीय चंद्र प्रकाश चौधरी जी के विजन को सराहा है और उनकी लड़ाई के साथ में अपनी सहभागिता दिखाने के लिए वो आगे बढ़ के मत का प्रयोग किए हैं। तो बाघमारा विधानसभा में क्या ढुल्लू महतो ने या भाजपा ने आपको समर्थन नहीं दिया, इसीलिए वोटिंग कम हुई? नहीं, देखिए सब अलग अलग है, क्षेत्र है, गर्मी भी बहुत है, देखिए धूप का तपिश भी है, लोग जिस तरह से निकल रहे हैं, अब अलग अलग देखिएगा जिला में, क्षेत्र में देखिएगा कहीं पे गर्मी का हाल ज़्यादा बेहाल था। इस तरह से लोगों में थोड़ा सा रहा है कि धूप के चलते भी हो सकता है, परसेंटेज भी हो सकता है। ये तो चुनाव आयोग को अब इस पे जवाब देना होगा। प्रत्याशी तो मेहनत किए हैं और रहा बात है कि मत के लिए एक एक मत सबके लिए बहुत जरूरी होता है। चलिए, एक एक मत सबके लिए जरूरी होता है, प्रत्याशी मेहनत करते हैं। ब्रेक का वक्त हो गया, छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो समझेंगे कि मूल मुद्दे क्या हैं झारखंड के, जिन मुद्दों पर चुनावी सभा सजाई गई और जिन मुद्दों को लेकर जनता परेशान रही। ग्राउंड जीरो में जब हम लोग उतरे तो हमने भी उन मूल मुद्दों को समझा है। रुक करते हैं भाजपा से, प्रतुल शाहदेव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रतुल जी, झारखंड में तीसरे चरण का चुनाव संपन्न हो गया, 11 सीटों पर चुनाव संपन्न हुए, अब बस संथाल बचा हुआ है। इन 11 सीटों में कहां देख रही है भाजपा अपने आप को? इन 11 सीटों में सिर्फ एक सीट ऐसी थी जो भाजपा के हिस्से में नहीं थी, और वो सीट थी सिंहभूम की सीट, चाईबासा की सीट। इस बार क्या लग रहा है, चाईबासा आ रहा है, चाईबासा फिर फंसा हुआ है? नहीं, देखिए, जो अभी तक जो 11 सीटों में आप चाईबासा सीट की बात कर रहे हैं, तो वो कोई कांग्रेस के खाते में नहीं गई थी। वहाँ गीता कोड़ा का अपना वजूद था, उन्होंने मेहनत किया था क्षेत्र में, तो कांग्रेस का कंट्रीब्यूशन था, लेकिन गीता कोड़ा का भी कम कंट्रीब्यूशन नहीं था उस सीट को जीतने में। अब तो इस बार वो हमारे साथ चुनाव लड़ रही है, तो डबल एडवांटेज है। पिछली बार भी कोई बहुत ज़्यादा मार्जिन से हम सीट को हारे नहीं थे। और जहाँ तक बाकी सीटों की बात करें, तो इन 14 सीटों में जो 12 सीटों पर हम जीते थे, मैं तो आपको बार बार कहता हूँ, सिर्फ खुटी में 45% वोट आए थे। जो सिंहभूम है, माफ़ कीजिएगा, लोहरदगा में 46% वोट आए थे, जो दोनों सीटों को हम लोगों ने जीता था। बाकी 10 सीटों को जो हम लोगों ने जीता था, सब में 50% से ज़्यादा वोट आए थे। और अभिषेक, पूरे देश में देखें तो 224 सीटें ऐसी थी जिसपे हमें 50% से अधिक वोट आए थे, और 31 सीटें ऐसी थी जहां दूसरे और तीसरे नंबर के प्रत्याशी के वोटों को जोड़ दे तो उससे ज़्यादा आया था। यानी 303 सीटें जो हमारी पिछली बार खाते में गई थी, उसमें 255 सीटों में तो हम सेकेंड और थर्ड नंबर और 50% वोट से ज़्यादा थे। तो जाहिर तौर पर झारखंड में भी मार्जिन जो है 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 2 लाख ऐसा रहा है बाकी सीटों पर। हम मानते हैं हमारा कंपटीशन है साहब, लेकिन हम तो खुद से कम्पीट कर रहे हैं अपने मार्जिन्स को इम्प्रूव करने के लिए। और मार्जिन्स को भी किस तरीके से इम्प्रूव करें, जैसे रांची में जो जीत का मार्जिन था, तो इस बार हम लोगों ने 5 लाख का लक्ष्य रखा है। गिरिडीह में मार्जिन को इम्प्रूव करने की पूरी कोशिश रहेगी। जमशेदपुर में डेफिनेटली जिस तरह का अंडर करेंट था, कहते हैं ना, आज विद्युत प्रवाह हो रहा था जमशेदपुर कॉन्स्टिट्यूंसी में, तो पूरा उसी तरीके से हमें पूरी उम्मीद है कि बड़े तरीके से इस मार्जिन को इम्प्रूव करेंगे। और धनबाद सीट को लेकर बहुत तरह की बातें हुई थी कि यहाँ पे बीजेपी पिछड़ सकती है, लेकिन जो आज समीकरण देखने को मिला, आप शहरी क्षेत्र में कह रहे थे नहीं रिएक्शन में वोट होगा, चैम्बर ऐसे वैसे तरह की बातें हो रही थी, लेकिन धनबाद भी पिछली बार जो हमारा 4,86,000 से ज़्यादा का मार्जिन था, वो हम इस बार लगता है आसानी से 5.5 लाख के आसपास हमारा मार्जिन रहेगा। चलिए प्रतुल जी, एक सवाल का जवाब दे दीजिए। चाईबासा गीता कोड़ा ने जीता था, गीता कोड़ा अब आपके पास आ गई। धनबाद क्या ढुल्लू महतो साहब ने जीता था? चतरा क्या सुनील सिंह साहब ने जीता था या पार्टी ने जीता था? क्लियर कर दीजिए। ये देखिए, हम कैडर बेस्ड पार्टी हैं, जो भारतीय जनता पार्टी को वोट कांग्रेस क्या है, कांग्रेस को क्या समझते हैं? कांग्रेस में देखिए व्यक्तित्व के आधार पर भी वोट होता है। अब इनका कैडर बचा कहाँ? अब इनके पूरे देश में देखें, पिछले चुनावों में इनको 17% वोट आया था देश के चुनाव में। नेशनल इलेक्शन में देश की सबसे पुरानी पार्टी को जब 17% वोट आया, तो आप समझ सकते हैं स्थितियां किस प्रकार बिगड़ गई हैं। और यूपी जैसे बड़े स्टेट में जब इलेक्शन हुआ था असेंबली का, मैं लोकसभा की बात नहीं कर रहा हूं, तो पता है इनको कितनी सीटें आई थी? सिर्फ 2। यानी जो राजा भैया की पार्टी को 2 सीटें आई थी, कांग्रेस को असेंबली इलेक्शन जहां 350-400 सीटें होती हैं, वहां इनको 2 सीटें आई थी। और वेस्ट बंगाल की, बस फाइनल पॉइंट अभिषेक, वेस्ट बंगाल के जब असेंबली इलेक्शन हुआ था, तो वेस्ट बंगाल के असेंबली इलेक्शन में इनका खाता नहीं खुला था, एक बाई इलेक्शन हुआ, तब जाकर इन्होंने 1 सीट जीती। तो कांग्रेस अब ये यहाँ पर अप्रासंगिक हो गई है, अप्रासंगिक हो गई है कांग्रेस। बिल्कुल। अब कांग्रेस पिछले 2 लोकसभा चुनावों में प्रतिपक्ष के नेता के लायक भी
वोट चलिए। का प्रतिशत नहीं ला पा रही, तो अप्रासंगिक होती जा रही है ना। ये लेकिन 24 इम्प्रैक्टिकल है, में- ये लेकिन इम्प्रैक्टिकल है कि गीता कोड़ा ने चुनाव जीता, वो कांग्रेस ने नहीं जीता, लेकिन सुनील सिंह ने चुनाव जीता। अगर धनबाद से पीएन सिंह ने चुनाव जीता, अगर लोहरदगा से सुखदेव भगत ने चुनाव जीता, सुदर्शन भगत ने चुनाव जीता, माफ कीजिएगा, तो वहां व्यक्ति नहीं पार्टी जीती थी, आपने पार्टी बदल दी। दीजिए अभिषेक, आपको सारे प्रश्नों का चलिए, जवाब और नहीं, मिल जाएगा। परिणाम आने के बाद तो सर बचेगा ही नहीं कुछ बात करने के लिए। ऋषिकेश कुछ कह रहे हैं परंपरागत सीटें ऋषिकेश, होती ना, यूपी तो का वो उदाहरण कांग्रेस दिया जीतती। प्रतुल जी ने। हालांकि अगर लोकसभा की बात करें तो निश्चित तौर पर झारखंड ने 2019 में आप लोगों को ठुकरा दिया था, महज 1 सीट दिया था आप लोगों को। भाजपा प्रवक्ता ने सुविधा के अनुसार बात की। इन लोग की आदत है, सूचना जब मिलती है तो ये लोग सोचना बंद कर देते हैं। इन्होंने कहा कि 17% गलत, 20.5% वोट मिला। दूसरा, गीता कोड़ा जी का कहते कि उनका व्यक्तिगत जीत था। 2014 में भी गीता कोड़ा जी लड़ी थी भारतीय समानता पार्टी से, हार गई थी, कांग्रेस में आई तब जीती। तीसरा, धनबाद का ये बात कर रहे हैं, इनको तो एक आपराधिक छवि के व्यक्ति को टिकट देना पड़ा, इनके पास कैंडिडेट का लाला पड़ गया। वो आपराधिक छवि तो छोड़ दीजिए, एक अपराधी, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, 4 केस में उनको सजा हो चुकी है 1 साल की, अभिषेक जी, यानी कि वो कोर्ट से कन्विक्टेड अपराधी हैं। केस भी बता दीजिए सर। केस आप उनका हलफनामा पढ़ लीजिए। राजनीतिक नहीं, जीवन है हलफनामा सर, पढ़ कोई लीजिए। मर्डर का केस उन्होंने नहीं है, हलफनामा दायर कोयला किया। चोरी का केस नहीं है, वो चुनावी केस है सर। अरे तो हलफनामा सजा मैंने तो हुई पढ़ा। ना, कन्विक्टेड होता है, चाहे आप चोरी का करे, हीरा चोरी का करे कि कोयला चोरी का करे। ऋषिकेश, धनबाद मैं भी गया अब बात था, सुन लीजिए, अब बात सुन धनबाद मैं भी गया था और मैंने वहां की जनता से सीधी सजा मिली बातचीत कि नहीं की है। मिली, जनता को बता नहीं, दीजिए। बिल्कुल सजा मिली, लेकिन धनबाद की जनता का एक और सवाल था कि उनका मुकाबला एक ऐसी महिला के साथ है जो फिलहाल घर में रहती है, वो फिलहाल राजनीति में नहीं थी, तो उनका ऐसे व्यक्ति से मुकाबला कैसे। रुक जाइए, सुन लीजिए, आधी आबादी महिला की है, आप ऐसे उनको घर में रखे बार-बार। आप ऐसे व्यक्ति ऐसी महिला से मुकाबला कैसे सोच सकते हैं, छवि का बताकर, जो घर में रहती, घर से बाहर निकलेंगी, कुछ काम होगा राजनीति से संबंधित, तब तो केस मुकदमे आएंगे। बात है। चलिए ना, ये एक तरफा नहीं है, दो अनुपमा सिंह जी, तरफा। भारत जोड़ो न्याय यात्रा आया था, सारे विधायक हैदराबाद में थे, सरकार बचाने को लेकर के जो यहाँ तोड़ने का प्रयास चल रहा था। भारत जोड़ो न्याय यात्रा का नेतृत्व अनुपमा सिंह की थी, धनबाद लोकसभा से बोकारो तक और रामगढ़ तक आकर उनको छोड़ा गया था। हर चुनाव में अनुपमा सिंह घर से रहे, अंदर का काम करे, चुनावी काम में इन्वॉल्व थी। ऐसा मत कहिए कि चुनाव में इन्वॉल्व नहीं थी, राजनीति में इन्वॉल्व नहीं मेंबरशिप थी, और सदस्यता मैंने दे देनी महिला को टिकट दिया, तो इसमें क्या ये तो दिक्कत है अच्छा किसी किया, को? ये आपने बहुत अच्छा किया। लेकिन सवाल देश में एक और आ गया, नया आ गया। क्या आ गया? प्रधानमंत्री जी ने क्या कह दिया कि वो बायोलॉजिकल पैदा नहीं हुए हैं, उनको परमात्मा ने भेजा है। और लगे हाथ उनके एक प्रवक्ता ने क्या कह दिया कि मोदी जी के भक्त हैं भगवान जगन्नाथ। तो एक शेर इसी पर याद आ गया, अभिषेक जी, गालिब का शेर है, क्या वो नमरूद की खुदाई थी, बंदगी में भी मेरा भला हो न सका। इसका मतलब क्या है पता है? नमरूद काबुल का एक राजा था, वो भी अपने आप को ईश्वर बोलता था। उसी के तर्ज पर आज देश के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि मुझे परमात्मा ने भेजा है, मैं बायोलॉजिकल पैदा नहीं हुआ हूँ। चलिए, अब ये बता दीजिए ऋषिकेश, जब बयानों पर बात, बयानों पर ऋषिकेश, जब परमात्मा से ही कोविड तो जब आप बयानों पर बोल रहे हैं तो इरफान अंसारी के बयान भी बता दीजिए कि जेल में बंद भ्रष्टाचार के आरोप में हेमंत सोरेन को उन्होंने भगवान राम बना दिया, खुद हनुमान बन गए कि मैं लंका जलाकर रखूंगा, और उनको देर शाम होते होते अपनी गलती का एहसास भी हो गया कि उन्होंने अपना पोस्ट डिलीट कर दिया। ये कैसे नेता रखते हैं आप लोग उनको कि कुछ भी बोलते हैं? उनको लिखना चाहिए था कि भगवान राम के मर्यादा का पालन करने वाले लोग होते हैं। तो बताइए उनको कि ऐसे लिखा जाता है। डिलीट कर दिए। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा कि वो परमात्मा से भेजे गए हैं। जब परमात्मा से भेजे गए थे तो कोविड में थाली क्यों बजवा रहे थे? कोविड का पेशेंट को ऐसे ठीक नहीं किए, थाली और ताली और टॉर्च क्यों जलवा रहे थे? ये दिखाता है कि परमात्मा के भेजे जाने का मतलब क्या होता है? भाजपा और प्रधानमंत्री जी बौखला गए। अब परमात्मा ने सबको भेजा है। जब दिशुम गुरु अपने आप को अवतार मानकर उस तरीके से बायोलॉजिकल नामकरण हो सकता है, तो दिशुम गुरु जब अवतार, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि परमात्मा ने मुझे कार्य के लिए भेजा। बिल्कुल, परमात्मा सबको कार्य के लिए भेजता। प्रधानमंत्री जी ने कौन गलत कहा? 10 वर्षों में जिस तरीके से देश में कार्य हुआ, आप कश्मीर से 370 हटाकर देश के साथ पूर्णतः एकीकरण की बात सोच सकते थे? कांग्रेस के समय तो तस्वीरें आती थी साहब, ये जो आतंकवादी के सरगने थे उनको मनमोहन सिंह बुलाकर अपने साथ खाना खिलाया करते थे। आप बोले तो हम दिखा सकते हैं तस्वीर, और वो तस्वीर जब हमारी सरकार आई तो इनको पकड़कर जेल ले जा रही थी सरकार। तो ये जो 370 और मैं फाइनल बात, मैंगो मैन का जिक्र हुआ था,
कैटल और मैंगो मैन का जिक्र हुआ था। आपको पता है मैंगो मैन किसने सबसे पहले कहा था? रॉबर्ट वाड्रा ने। रॉबर्ट वाड्रा और शशि थरूर, सुनिए ना, रॉबर्ट वाड्रा और शशि थरूर ने कहा था आम आदमी की तुलना का मैंगो मैन। और रॉबर्ट वाड्रा ने क्या कहा था साहब? इकोनॉमी क्लास में जाने का मतलब कैटल क्लास, यानी इकोनॉमी क्लास, कैटल क्लास, इसमें गाय भैंस को ठूस के ले जाए। आम लोगों के प्रति ये सारे चीजें रॉबर्ट वाड्रा की भी, रॉबर्ट वाड्रा का भी सम्मान भाजपा के प्रति है। इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू चंदा दिया साहब आप लोगों को, तो कैटल क्लास को भी याद करना चाहिए। और देश ने 10 वर्षों में साहब भगवान राम का विरोध किया था, परमात्मा की बात इनको नहीं समझ में आई। मैं फिर बोल रहा हूँ, नहीं तब धीरज जी को बोल। दो पार्टी के प्रवक्ता के अलावा भी दो पार्टी और, हाँ वही मैं बता रहा हूँ, अगर 1-to-1 होने लगे, पता है धीरज जी, ये फिर हम लोग को यहाँ बैठ के अपनी बात भी रखने का मौका नहीं। आप अपनी बात रखें ना सर, बहुत समय अभी 2-3 चीजें सामने आई। एक तो बोले जमशेदपुर में जो है विद्युत का प्रवाह हो रहा था। इनको पता होना चाहिए कि जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी से समीर मोहंती, समीर का अर्थ होता है पवन, हवा, तो जब बहे पवन तो रोके कवन। और उसी का परिणाम है कि अगर देखा जाए जमशेदपुर में अगर सबसे ज्यादा वोटिंग हुआ है तो बहरागोड़ा से हुआ है, ग्रामीण क्षेत्र में हुआ है। और यहाँ की आपने भी बोला कि राजनीतिक विश्लेषक बोलते हैं कि जब वोटिंग परसेंटेज बढ़ती है तो बदलाव दिखता है। तो जहां भी वोटिंग परसेंट बढ़ा, या तो गिरिडीह हो, जमशेदपुर हो, यहां अगर वोटिंग परसेंट बढ़ा है तो बदलाव देखने को मिलेगा। और घटा भी है तो जो पिछली बार जनता ने वोट दिया था पुलवामा के नाम पर, पठानकोट में हमला हुआ था उसके नाम पे, पाकिस्तान को इन लोग नेस्तानाबूद किए थे, तथाकथित जो भगवान के भेजे हुए बायोलॉजिकल प्रोसेस से जन्मे व्यक्ति नहीं है, जो अपने आप को बोलते हैं मुझे गंगा मैया ने बुलाया है, जो ऐसा बोलते हैं। गंगा मैया की तो सफाई हो गई, स्मार्ट सिटी भी बन गया, गोहत्या भी बंद हो गई, बिप कंपनी से 250 करोड़ का चंदा इन लोगों ने खुद लिया है। तो हम इस सब पर चर्चा नहीं करेंगे। हम कहेंगे, अभी आपने बोला कि भगवान राम के रूप में संज्ञा दिया गया पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को। मैं इस चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि जब भी न्याय और अन्याय की लड़ाई हुई है तो आप देखिएगा कि पूरा संसाधन और संपदा जो होता है वो अन्याय के साथ खड़ी होती है। आप महाभारत चले जाइए, नारायणी सेना किसके साथ थी? कौरव के साथ। और युधिष्ठिर और पांडवों के साथ मात्र एक श्री कृष्ण का न्याय था और उनका धर्म था, और उन्होंने लड़ाई लड़ा, उन्होंने जीता। वैसे ही जब आप रामायण जाइएगा तो राम भगवान को तो वानरी सेना को लेकर अन्याय के खिलाफ, अधर्म के खिलाफ लड़ना पड़ा था। और उनके पास ना सोने की लंका थी, नरेंद्र मोदी के आगे पूरे अभिषेक जी, ना सोने की लंका थी और ना ही विमान था, वो तो पैदल, वो तो नल नील को लेकर पुल कहानी जानते हैं धीरज जी, वो कहानी जहां भी कंस ने क्या किया, अपने मौत से बचने के कहां जा रहे? आइए इधर। मौत से नहीं, मैं आ रहा हूं, मैं धर्म से ही जोड़ा ना। मतलब आप आइए, गठबंधन जो है देश के तमाम बड़े नेताओं का जीता, आप धर्म और अधर्म को बता रहे हैं। अन्याय के खिलाफ लड़ने में यातनाएं होती हैं, परेशानियां होती हैं, लेकिन जीत जब भी होता है तो धर्म का होता है। ये हमारा इतिहास, हमारा वेद पुराण बोलता है। मेरा ये जवाब, अगर इरफान अंसारी जी बोले कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी राम रूपी हैं, तो राम रूपी हैं, वो राम नहीं है। ऐसा राम है कह दिया साहब, पहले तो और उनका वो हनुमान है, डिलीट भी कर दिया। लंका तो जलेगा, इस तानाशाही लोगों का लंका जलेगा, ये लोकतंत्र की हत्या करने वाले लोगों का लंका जलेगा। आपने दो बातें कही, एक मैंडेट, दो बातें कही नहीं, धीरज जी सुन लीजिए, आपने बोला, आप हमारी बात को 1 मिनट और सुन लीजिए ना। अभी ये बोले कि कैडर कहां बचा है कांग्रेस में, परतुल जी से मैं कहना चाहूंगा को भी डिफेंड मत कीजिए। 2014 में 2014 से पहले वही जनता होती थी जो कांग्रेस को जिताती थी, और 14 के बाद भाजपा को जिताती है। जनता का मोनोपोली बदलता है, कैडर समर्थन के रूप में बदलता है। ये ना बोले कि देश की जनता कैडर नहीं काम बोलता है। और अभी जो आपने बोला कि धर्म अकेला होता है और अधर्म की तरफ चारों तरफ होते, बोलने से पहले तोलिए साहब, अकेले नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपने INDIA गठबंधन में तमाम विपक्ष के बड़े चेहरों को लाया। सुन लीजिए, नहीं सुन लीजिए, उस राज्य में आप मुझे बड़े चेहरे बताइए। पासवान को साथ लेके चलते हैं। और आपने ये कहा, ये विपक्ष का बयान है कि हमें नरेंद्र मोदी की फौज को रोकना है। वो मुहा राजनीति नहीं चलेगा। ये आपने कहा है धीरज जी, विपक्ष के बड़े नेताओं का बयान है। मैं कंडेमन करता हूं आपके सिस्टम। आप धर्म और अधर्म पर मत जाइए, धर्म और अधर्म पर मत जाइए। भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में बंद नहीं है प्रधानमंत्री, तो भ्रष्टाचार का आरोप जिस दिन साबित हो जाए या जिस दिन स्वतंत्र हो जाए उस दिन बताइए। फिर काहे का डर? नहीं ठीक है, वो तो सत्ता से जब बाहर आएंगे नहीं मिला, तब पता चलेगा कि आप कोर्ट पर भी बॉन्ड का घोटाला कैसे हुआ और कैसे अप्रत्यक्ष मामला हो गया। चलिए परवाज से अपने अतिथियों की तरफ स्वागत करते हैं। परवाज बात कर रहे थे, परवाज आप कुछ कहना चाह रहे थे, लगे हाथ जवाब भी दे दीजिएगा। विपक्ष का आरोप रहा बेरोजगारी
और महंगाई दो मूल मुद्दे रहे इस चुनाव में, जिसमें एनडीए फिसड्डी है। परवाज आ रहा हूं, प्रतुल जी आ रहा हूं। प्रतुल अभिषेक, अभी जो बात हो रही थी, ये देखिए बंद घड़ी भी ना कभी कभी ना वो बंद घड़ी भी 24 घंटा में 2 बार सही वक्त बता देती है। उसी तरह जिस स्वघोषित जो इरफान अंसारी जी जो अपने आप को हनुमान बोलते थे, उन्हीं के पार्टी के लोग उन्हीं के अगेंस्ट FIR कराएं, और यहाँ नहीं, झारखंड नहीं, वो सीधे बंगाल जेल भेज दिए। आइए बात कर रहे हैं, आज देखिए ना इरफान अंसारी जी का कहीं पे अगर धनबाद हो या कहीं पे सभा करते हुए अपने प्रत्याशियों के सपोर्ट करते हुए इधर उधर की बात करने का बहुत सारा चीज मुद्दा बनता है। रहा बात बेरोजगारी का, ये झारखंड सरकार इसी में भ्रम फैला के आई थी ना कि झारखंड के बच्चाओं को नियोजन देंगे, नौकरी देंगे, कहाँ रहा। इस सब का मुद्दा लोग देखते हुए आने वाला विधानसभा का लोग तैयारी कर लिए हैं लोकसभा से। अब देखिएगा ये विदाई वर्ष रहेगी निश्चित रूप से, और देखिएगा जनता मन बना के रखी हुई है, और उनको लोकसभा में देखिएगा 14 सीट बीजेपी एनडीए प्रत्याशी को देंगे। हाँ कौन सा आपकी सीट है वो तीनों साफ हो जाएगी आपकी? नहीं, कैसे हो जाएगी? आप जब बोल रहे हैं ना कि 14 का 14 सीट हम लोग एनडीए लेके आ रहे हैं, और उसके देखिएगा विदाई वर्ष में आप बताइए ना स्वघोषित हनुमान क्या कह रहे थे, काहे आप लोग आपस में FIR खेल रहे थे? इच्छा है सर, करने दीजिए। आप बताइए प्रतुल जी क्या कहना चाहते हैं? राष्ट्रीय पार्टी बात करते हैं तो हाँ कीजिए सर। राष्ट्रीय पार्टी और नहीं, उन्हें लाइटर नोट में नहीं बताएं। हाँ लाइट नोट। सबसे पहले क्या है ना कि अभी मैं सुन रहा था झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता को, उन्होंने रामायण महाभारत पता नहीं किन चीज़ों का उल्लेख किया। इनको बताना चाहिए 2008 में जिस समय शिबू सोरेन चीफ मिनिस्टर थे, उस समय जो रावण दहन का कार्यक्रम होता है उसमें उन्होंने जाने से क्यों इनकार कर दिया था। मीडिया में खबरें आई थी कि उन्होंने साफ मना कर दिया कि रावण को मैं नहीं दहन करूंगा। अब दूसरी बात कि कांग्रेस को तो जवाब देना चाहिए, जो इनके सहयोगी दल है, कि ये तमाम रामायण को तो ये जो कोर्ट भी करे अगर ना तो पाप लगेगा, क्योंकि इन्होंने रामायण को काल्पनिक ग्रंथ बताया था 2007 में सुप्रीम कोर्ट में सितंबर में एफिडेविट करके, जब के नायर ने माफ कीजिएगा 1948 में रामलला विराजमान हुए थे। के नायर तत्कालीन डीएम ने जब पूजा अर्चना की अनुमति दे दी थी तो मैंने नहीं टोका, मैंने नहीं टोका। राम को मानने वाले मैंने नहीं टोका। राम के कितना श्लोक याद है, कितनी आरती याद है, कितना भजन याद है, थोड़ा सा इसी मंच पे हो जाए। अभिषेक बोल रहे थे, हो जाए। धीरज जी आपने काफी बोला, बोलने दे प्रतुल जी को। एकदम इस बार नहीं, अगर राम को मानने वाले आपने बोला मैंने इंटरेक्ट किया और किसी ने नहीं किया। राम के नाम पे राजनीति हो, श्रद्धा अंदर में ना हो, तो बीच में तो हमको रोकना। लेकिन प्रतुल जी मेरा एक सवाल है कि राम पे राजनीति का आरोप केवल भाजपा पर क्यों लगता है, जबकि तुष्टीकरण का आरोप लगता है, राम के नाम पर राजनीति का आरोप लगता है, और हर वो शख्स जो हिंदू धर्म से है, जो चुनाव में आज प्रत्याशी था, जो नामांकन करने गया था, सब राम के दरबार में जाते हैं, सब भगवान के दरवाजे पे जाते हैं, तो फिर राजनीति पर आप लोगों पर क्यों आरोप लगता है? मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम है साहब, अगर दूसरे नहीं जाते हैं तो ये उनकी गलती है। मर्यादा पुरुषोत्तम यानी पुरुषोत्तम इनको क्यों है? देखिए मैं नहीं तो उस मर्यादा का पालन भी करना होगा ना। एक लाइन नहीं बोल पाएंगे फिर ये उचित। ये आप लोग आपस में डिसाइड कर लीजिए कौन बोलने लगेगा तो कौन नहीं बोल पाएगा। एंकर में नहीं, मैंने बोला मर्यादा पुरुषोत्तम, मेरा मर्यादा राम श्री राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम कहाँ बोल रहे हैं? अगर कोई राम भक्त बड़ा है तो मुझे बताइए कि राम जी का श्लोक, अगर राम जी का भजन, राम जी का बोलेंगे तो मुद्दों पर बताया प्रतुल जी, तथ्यों पर बताया, कहना क्या चाह रहे हैं? तथ्यों में तो मैंने बताया 1948 में जब तत्कालीन डीएम नैयर तो उसमें तो ऋषिकेश जी ने, मुझे याद है ये सवाल आपने पहले भी उठाया था, ऋषिकेश जी ने कहा, कपिल सिब्बल ने जवाब दिया था, वो वकील थे। आप बैठ कर सोच लेंगे कि नहीं जवाब देने देंगे, मुझे 1 मिनट आप जवाब दे रहे हैं, सवाल कर रहे हैं सर। मैं जवाब दे रहा हूं, और ये चेहरे की जो आपकी गुस्सा है ना, ये दिखा रहा है शायद आप मेरे जवाब मेरे चेहरे जी थोड़ा मुस्कुरा भी दे अभिषेक, डिबेट चल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं सर, मैं आपको बोलेंगे और आपको बोलने दिया जाएगा। अगर आप सवाल करेंगे तो क्रॉस क्वेश्चन होगा। बोला अब मैं बोलूंगा तो नहीं रोकेगा। नायर तत्कालीन डीएम ने जब पूजा अर्चना की अनुमति थी तो नेहरू ने पत्र लिखकर विरोध क्यों किया? नेहरू जी बोलिए, माफी मंगवाइए, देश के पहले प्रधानमंत्री को अपमान कर रहे हैं, प्रधानमंत्री के लिए प्रधानमंत्री की भाषा बोल रहे हैं, ओछी भाषा बोल रहे हैं। ब्रेक का हो गया, एक ब्रेक ले लेता हूं। ये समझने की बात है, ये समझने की बात है कि आप प्रधानमंत्री को सम्मान देंगे, लेकिन अगर आप प्रधानमंत्री को सम्मान देंगे, देश के पहले प्रधानमंत्री को सम्मान देंगे,
तो वर्तमान प्रधानमंत्री भी देश के प्रधानमंत्री है, सम्मानजनक शब्दों का प्रयोग आपको उनके लिए भी करना। सीधे चलते अतिथियों के पास 2 मिनट से भी कम वक्त बचा है, 30 सेकंड में अपनी बात पूरी कीजिए। जनता के लिए जो संदेश है आप दे सकते हैं। ऋषिकेश जी, आप ही से शुरुआत करता हूं। कांग्रेस से आपने कहा आपराधिक छवि के हैं, तो डुल्लू महतो साहब ने भी कहा था कि अनूप सिंह कोयला चोरी करते हैं और प्रतिदिन की कमाई 1 करोड़ से ऊपर है। 10 वर्षों से सरकार है केंद्र नहीं बीच में देखिए ये हमको तो ये देखिए इनकी हरकत देखिए, ये बोलने नहीं देंगे। इनका गिरा हुआ हरकत देख लीजिए टीवी में। बात हमसे पूछा गया, गिरा हुआ मर्यादा ही दिखा रहे हैं, गिरा हुआ मर्यादा नहीं सिखाई। भगवान राम से भी मर्यादा नहीं सिखाई है, मर्यादा नहीं है ये समय। आप हमसे सवाल किए मर्यादा मर्यादा का ध्यान रखें। मर्यादा कौन तोड़ा? भगवान राम से भी मर्यादा नहीं सीख पाई है। भगवान राम के ये लोग व्यापारी हैं, हम लोग पुजारी हैं, लेकिन ये मर्यादा इनका देख लीजिए, डिबेट करने नहीं आता इनको, बीच में टोकते हैं। आलमगीर पर क्या आरोप लगाया? ईडी का दुरुपयोग करके इन्होंने जेल में भेजा। हेमंत सोरेन को ईडी का दुरुपयोग करके जेल में भेजा। 4 जून को सरकार बदलने दीजिए, अमित शाह जैसा जेल में जाएंगे। मैं टीवी में बोल रहा हूँ, सरकार बदलेगा वही ईडी ये बोलने नहीं देंगे। इनका मर्यादा देख लीजिए, भगवान का मर्यादा को नहीं मानते हैं, उनके आचरण को नहीं मानते हैं, उनसे कुछ सीखते भी नहीं है। इनसे देख लीजिए तो कोई दूसरा भी इनका हरकत देख लीजिए टीवी में, इस तरह का हरकत है इस आदमी का। कोई मर्यादा नहीं है इस आदमी में, मर्यादा पुरुषोत्तम से मर्यादा नहीं सिखाई है। प्रधानमंत्री की मर्यादा जैसे गिर रही है, उसी तरह प्रवक्ताओं की मर्यादा गिर रही है। जो मन में जैसे प्रधानमंत्री ने मर्यादा गिराया है, उनके प्रवक्ता आपने 1 मिनट निकल गया, अब आप लोग चुप हो जाए। धीरज दुबे जी, गठबंधन में सरकार है, पहले मुख्यमंत्री जाते हैं और उसके बाद संसदीय कार्य मंत्री भी जेल भेजे जाते हैं, ईडी जेल भेज देती है, जांच चल रही है, आईएएस को भी सम्मन हो गया है। ईडी पर कई आरोप लगे हैं, चुनाव पर क्या फर्क पड़ा, क्या प्रभाव पड़ा इससे? देखिए देश की आदिवासियों का जमीन खाए। अरे प्रतुल साहब, आपका भी आ मर्यादा पुरुषोत्तम का नाम लेते हैं, इनका मर्यादा देख लीजिए, गिरा हुआ मर्यादा है, डिस्टर्ब करने वाले समाप्त हो गया है, वक्त समाप्त हो गया है और काफी देर से ये विवाद सामने आया। जब 1 मिनट बचा तब ये विवाद सामने आया। प्रतुल जी, ऋषिकेश जी, दोनों जो है, दोनों ने सीमाएं लांघ दी और दोनों सीमा से बाहर निकल गए। काफी देर से संयम रखे हुए थे। प्रतुल जी ने तो मुझ पर भी आरोप लगा दिया कि मैं गुस्से में दिख रहा हूं। गुस्से में नहीं, साहब थका हुआ हूं, चुनाव आप लोग लड़ रहे थे और हम पत्रकार सुबह 7 बजे से अभी रात के 9 बजे तक ड्यूटी कर रहे थे, लेकिन आप लोग भी ड्यूटी कर रहे होंगे निश्चित तौर पर। कहीं ना कहीं तनाव का वक्त है आपके लिए भी, हमारे लिए भी। 4 जून तक, जब तक सरकार का ताज किसके सर पर सज जाएगा, सरकार किसकी बनेगी, निर्णय ना हो जाए, तब तक तो ये रस्साकसी चलती रहेगी। बहुत धन्यवाद करते हैं अपने अतिथियों का। हम धन्यवाद करते हैं भाजपा से प्रतुल शाहदेव जी हमारे साथ थे, धन्यवाद प्रतुल जी। कांग्रेस से ऋषिकेश सिंह साहब थे हमारे साथ, ऋषिकेश जी बहुत धन्यवाद आपका। झामुमो से धीरज दुबे जी हमारे साथ थे, धीरज जी धन्यवाद आपका। और आजसू से परवाज खान साहब थे, परवाज जी बहुत धन्यवाद आपका। सभी अतिथियों का धन्यवाद। मंशा गलत नहीं होती किसी भी प्रवक्ता की, लेकिन पार्टी को डिफेंड करना और ऑफेंस करना सिर्फ दर्शकों के नजर में, दर्शकों के दिल तक अपनी बात पहुंचाने का एक प्रयास होता है। मैं भी ताने सुनता हूं साहब, आप भी ताने सुनिए, थोड़ा आप भी बर्दाश्त कीजिए। खबरें चलती रहेंगी, बने रहिए न्यूज़ 11 भारत के साथ। मुझे दीजिए फिलहाल के लिए इजाजत, नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।